चलो बेटा, जनरल के दो क्वेश्चन रहते थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो दोनों के जनरल एंट्रीज के डाउट्स बेसिकली तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक। अगर आपको वो अच्छे से आ जाएंगे तो मोस्टली जनरल क्लियर है आपका। 17 क्वेश्चन, 5 जनरल एंट्रीज फॉर पेमेंट, वर्ड अंडरलाइन करो पेमेंट, इसका मतलब ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो इसका मतलब एक लाइन अंडरलाइन करो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसका मतलब हमें लायबिलिटीज कौन सी बताएंगे यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड बताइए। पार्ट ए, चौथे इंग्लिश कर बेटा। There was a contingency liability in respect of positive check discounted but not met. What is contingent liability? Which may or may not occur. पेज नंबर है 7.56। मिल गया बेटा? Yes. पेज मिल गया? आप लोग डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं तो बता दी बात। तो पोस्ट डेटेड चेक कौन सा होता है, जिसकी डेट आगे की होती है, ठीक है, बट नॉट मैच्योर्ड फॉर 18,500। टोटल कंटीजेंट लायबिलिटी कितने की है, 18,500 की। आगे रीड कर। An insurer of a check. इशूअर, An issuer of a check of 2,500 become insolvent and 18,500 18,500 की कंटीजेंट लायबिलिटी थी, जिसमें से हमारी लायबिलिटी इस टाइम पे अराइज कितने की हुई, क्योंकि 2,500 वाला एक चेक का इशूअर पर्सन था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर इंसॉल्वेंसी होगी तो सबकी होगी, जिन्होंने चेक दिए उसमें से कौन सा एक पर्सन चेक के पैसे नहीं दे रहा, सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इशूअर ऑफ चेक ऑफ रुपीज 2,500 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% रुपी वाज रिकवर्ड। तो रिकवर कहां से हुए होंगे, उस बंदे से। पहले तो उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना कि वो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो कंटीजेंट लायबिलिटी बिकेम एक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है। The liability of the firm on the account of check discounted disordered has not been recorded। तो पहले तो 2,500 की हम लायबिलिटी को लिखेंगे। क्या एंट्री होगी इसकी, इस बता क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। क्यों बेटा, क्योंकि बैंक ने, हमने बैंक चेक डिस्काउंट करवाए हुए थे ना, जब हमने चेक डिस्काउंट करवाए थे और वो चेक अब बैंक हमसे ले लेगा। The checks which we have got discounted, जौन से चेक हमने क्या करवाए हुए थे, डिस्काउंट करवाए हुए थे, अब वो हमारी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गए, तो बैंक हमसे पैसे ले लेगा। तो इसको निवेशन लिखेंगे बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। कितने के चेक डिसऑनर हो गए, 2,500 के। अब इसी का दूसरा पार्ट, हमने उस बंदे से कितने पैसे रिकवर कर लिए, 50 पैसा। हमारा नुकसान कितने का हुआ था, तो हमें रिकवर कितना होगा, 1250। तो उसके पैसे आ जाएंगे, बोलो ना भैया। हाँ जी बेटा, आपको टाइम पता तो ना आना है, हमें इतना ऑनलाइन चल रही क्लास आते हैं तो बाद में बेटा हमें इसमें से 50 पैसा बीइंग 50 पैसे रिकवर्ड, ठीक है। कितने पैसे मिल गए, 1250। कितने पैसे मिल गए, 1250। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 18,500 की टोटल लायबिलिटी थी जो शायद देनी पड़ती, उसमें से एक लायबिलिटी 2,500 की आज सर्टन हो गया कि वो बंदा इंसॉल्वेंट है, तो बैंक को उसके पैसे नहीं मिल पाए, तो हमें वो पैसे देने पड़े, तो बैंक ने हमसे रिकवर की वो लायबिलिटी, हम उस पर्सन से 50 पैसा रिकवर कर पाए, तो उसके पैसे। कई लोग कहेंगे नेट एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 12,500 कर दो, गलत है, क्योंकि बैंक ने कितने पैसे लिए हमसे, 2,500। हमें कितने पैसे मिले, 1250। 50 पैसा 2500 का आधा, ठीक है। चलो बी पार्ट, तो देखिए रीड कर। There was a contingent liability in respect of a claim for damages for rupees 75,000. Such liability was settled for 50,000 and paid by partner. Again a contingent liability for 75,000, लेकिन वो आज पे करनी पड़ी। तो इसका मतलब एक contingent liability being unrecorded now realized, एक ऐसा लायबिलिटी जो पहले था कि शायद नहीं देनी पड़ेगी, आज डिसाइड हो गया कि देनी पड़ेगी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी जितनी पे करनी पड़ेगी सिर्फ उतनी ही पे होती है। एक रूल पढ़ा था ना, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, द अमाउंट सेटल्ड और रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ओनली। तो यहाँ पे हमें उनके पैसे कितने देने पड़ेंगे,
50,000 तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, should shift capitalized व्हाई शिफ्ट, व्हाई नॉट बैंक? क्योंकि shift ने क्योंकि पार्टनर ने पैसे दिए, तो शिफ्ट कैपिटल। बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, शिफ्ट। दोनों ठीक है, किसी का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट प्राची बोलो बेटा। Firm had to pay rupees 10,000 as compensation to an injured employee, which was a contingent liability not accepted. देखो मान लो हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसके चोट लग गई, तो उसके पैसे मांग रहा है, हम कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है, बट बाद में डिसाइड हुआ कि हमें वो पैसे देने पड़ेंगे। जब तक हम नहीं डिसाइड कर रहे थे या एक्सेप्ट कर रहे थे एज अ फर्म, तो हमारे लिए वो कौन सी लायबिलिटी थी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। बट अब रियलाइज होगी तो कौन सी लायबिलिटी लगी? अनरिकॉर्डेड पेबल लायबिलिटी। तो कितने की लायबिलिटी रियलाइज हुई? तो इसकी एंट्री सिंपल क्या होगी? रियलाइजेशन टू, पैसे देने पड़ेंगे ना उसको, तो कैश और पेन कुछ भी कर सकते हो। बीइंग अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय, साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में कंपनसेशन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय। फोर्थ एंट्री, हाँ जी गुरसीस कर रही बेटा। 5,000 for damages claimed by the customer has been disputed by the firm. 5,000 के डैमेजेस कस्टमर ने हमारे ऊपर डाले हैं, वो हमसे 5,000 रुपए का क्लेम मांग रहा है कि आपने जो सामान दिया वो ठीक नहीं आया, ठीक है। आगे It was settled at 70% by a compromise between the customer and the firm. सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए वो मांग रहा था फर्म, और उसका सेटलमेंट कितने का हुआ? 75% का। तो पैसे 75% देने पड़ेंगे, 70%. 70% का। तो 5,000 का 70% कितना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने से? बीइंग सेटलमेंट ऑफ कस्टमर क्लेम, बीइंग सेटलमेंट ऑफ कस्टमर क्लेम। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 लाइब्रेरी शीट बेटा दी। Past necessary is an entry on dissolution of a firm in the following cases. Dharma partner was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of ₹12,000. एक पार्टनर को बोला तुम डिसोल्यूशन देखोगे और उसके बदले तुम्हें 12,000 रुपए रेमुनेशन मिलेगी, ये बात हुई। तो फर्म का खर्चा है, तो कौन से अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन। पार्टनर को पैसे देंगे तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। पहली लाइन तो ये बता दी। आगे Dissolution expenses were to be borne by the firm. Dissolution expenses ₹11,000 were paid by Dharma. अब यहाँ पे देखो खर्चा था किसका? Firm का दिया किसने? Dharma. तो इसका मतलब पहली जो उसको रेमुनेशन देनी है, पॉइंट नंबर ए, उसकी एंट्री क्या होगी? Realization to रियलाइजेशन टू सर एक साथ ही एंट्री कर सकते धर्म। बेटा समझ लो ना, वो कर सकते हो, पर उसमें नरेशन डबल हो जाएगी। कितने पैसे देने थे उसको एज अ रेमुनेशन? 12,000। अब खर्चा किसने करना था? तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन खर्चा कर किसने दिया? तो अब फर्म किसको देगी पैसे? पार्टनर को। उसकी एंट्री भी क्या बनती है? रियलाइजेशन टू। अलग अलग करना, क्योंकि पहले में लिखना रेमुनेशन पेबल, दूसरे में लिखना कि एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर। दोनों कर दी। हाँ दोनों कर दो ना, इसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये रेमुनेशन की एंट्री होगी, धर्म कैपिटल, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय द धर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट, J, a partner, was appointed to look after dissolution and was to be paid ₹15,000 including dissolution expenses. तो यहाँ पे फर्म ने जे को कितने पैसे देने थे? तो रियलाइजेशन टू जे कितने पैसे देने थे हमने? 15,000। आगे Dissolution expenses ₹16,000 were paid by Vijay, another partner on behalf of J. हाँ, अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसने पे करने थे? J ने कर दिया। जय ने करने थे, पर फर्म पे किसने किए? Vijay ने। विजय ने। तो इसका मतलब एक पार्टनर ने खर्चा करना था, पे किसने कर दिया? तो फर्म का इसमें कोई रोल नहीं है, तो रिलेशन तो आएगा नहीं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे दो एंट्रीज करवाई थी। खर्चा था किसका? Firm.
J ऊपर का जे नीचे वाले J जय। तो जय पैसे देगा किसको? किसने खर्चा किया है? विजय विजय ने। तो जय कैपिटल टू विजय कैपिटल। कितना अमाउंट है? 15,000 16,000 16,000 बेटा इसकी कंडीशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन पेड बाय विजय borne by जय। बीइंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन पेड बाय विजय borne by जय। तो दो एंट्रीज करने का यही पर्पस है, क्लैरिटी रहे। ठीक है, चलो सी पार्ट। Deepa partner was to handle distillation and for this work she was to be paid rupees 7,000 including तो पहली एंट्री सेम, रियलाइजेशन टू दीपा। कितना आएगा? 7,000 नेक्स्ट लाइन। distillation expenses rupees 6,000 were paid from the firm's bank account. देने किसने दे खर्चे? Deepa ने दीपा ने खर्चा देना था, दे किसने दिया? Firm। तो फर्म किससे रिकवर करेगी? तो एंट्री क्या हो जाएगी? दीपा कैपिटल Realization. टू कैश, क्योंकि फर्म का पैसा गया है बेटा। फर्म ने पैसे दे दिए थे ना, तो फर्म का पैसा गया होगा। अगर फर्म का खर्चा होता तो रिलेशन टू कैश होता। दीपा का खर्चा इससे दीपा डेबिट होगा। अब हर क्वेश्चन में आप एक रेवेन्यूशन की एंट्री करो, एक एक्सपेंसेस को लेके जो भी एंट्री होती है वो करो। ठीक है, कितना अमाउंट है? कितना है? 7 के 6,000। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस फर्म के थे, पार्टनर दे दिए। यहाँ पे एक पार्टनर के थे, दूसरे पार्टनर दे दिए। यहाँ पे एक पार्टनर के थे, फर्म ने दे दिए। इससे अलग अलग ट्रीटमेंट दूसरी एंट्री में आता है। ठीक है, डी पार्ट। Deepa partner agreed to do the work of distillation for rupees 7,500. He took stock of the same value as his commission. The stock had already एक खर्चा था फर्म का और एक एसेट था फर्म का। दोनों कहाँ पे रिकॉर्डेड है? लास्ट में द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू। तो रिकॉर्डेड एसेट अगेंस्ट रिकॉर्डेड एक्सपेंस नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे नो एंट्री आएगी बिकॉज़ एसेट इज टेकन ऑफ फॉर द रिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट। recorded liability कौन सी है? रिलेशन एक्सपेंसेस हमेशा उसी का पार्ट होते हैं ना। हम एक्चुअल में पे करने पड़े एक्सपेंसेस हमें, तो जो पेमेंट नहीं हुई तो रिकॉर्ड कैसे होगी? ठीक है, लास्ट एंट्री। Deepa partner agreed to do the work of distillation for which he was allowed to commission of 10,000. और रिलेशन टू जीव हो जाएगा पहले, कितने से? 10,000. जीवा कैपिटल, जीव है कि जीवा है? ठीक है, तो 10,000 उसको देने थे। आगे बेटा, He agreed to pay the distillation expenses. तो एक्सपेंसेस किसने बेयर करने थे? Jeev. जीव ने। लेकिन हुआ क्या? Actual distillation expenses paid by Jeev were rupees 12,000. जीव ने एक्सपेंसेस पे कितने किए? 12,000. लास्ट में दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्राइंग कैश फ्रॉम द। Firm. तो ये पैसा दे किसने दिया? फर्म। तो फर्म उससे रिकवर करेगी। सेम दीपा वाला केस। Jeev जीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू cash from कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी करो। कितने पैसे थे? 12,000. 12,000। चलो, जनरल एंट्रीज कंप्लीट होगी हमारी। तो लास्ट में